कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। स्टूडेंट्स आप परेशान नहीं हो, अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ टाइम से करने के लिए, क्योंकि अभी अपलोडिंग का प्रोसीजर चल रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है जी, इट इज मोर प्रिसाइज देन ट्यूनिंग फॉक टेस्ट। जिस तरह से कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ट्यूनिंग फॉक टेस्ट जो है वो एक हेयरिंग डिसेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ऑडियोमेट्री में हम टेस्ट करते हैं वो ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब रिलायबल भी है या मुख्तसर भी है। इट इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। आपको शायद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का पढ़ा हो आपने। क्वांटिटेटिव में हमारे पास डेटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में आता है। क्वालिटेटिव ये बेसिकली तो रिसर्च की अप्रोचेज है। क्वालिटेटिव में हमारे पास डेटा अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिक्स में भी हो सकता है, और उसको हम कोडिंग नहीं कर सकते। कोडिंग अगर होती भी है तो टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट होती है, और उसमें हम जो है जब डेटा को हमने रिपोर्ट करना होता है तो उसमें हम डिफरेंट जो है थीमेटिक एप्रिसिएशन एनालिसिस यूज करते हैं। ये बेसिकली ये सारा रिसर्च का है। हम आइडियोलॉजी से हटके रिसर्च पे चले जाएंगे। इट डिटरमिन्स हेयरिंग एक्विटी, इससे हमें हेयरिंग एक्विटी के जो लेवल्स हैं वो पता चलते हैं, और इस परफॉर्म विद एन ऑडियोमीटर, इसको ऑडियोमीटर की मदद से किया जाता है। स्टूडेंट्स हेयरिंग एक्विटी को बताया गया है। हेयरिंग एक्विटी मींस द लोएस्ट लेवल ऑफ intensity at which a person can hear a particular tune or frequency. hearing acuity का मतलब होता है कि ऐसी lowest intensity साउंड जिसको इंसानी कान सुन सकता है। जैसे मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया था। जो एक नॉर्मल हेयरिंग का लेवल मैंने आपसे पूछा था 0 to 20 ज्यादातर लोगों ने बताया था। जो मैंने एक जगह रीड किया था वहाँ -10 15 तक जो 0 है वो का लेवल है फॉर नॉर्मल हेयरिंग के लिए। स्टूडेंट्स 70% हुई है। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड नहीं कर रही हूँ अभी, मैं इंशाल्लाह इसको पढ़ाने के बाद रीड करूंगी। 70% अभी मेरे पास शो हो रही है, मैं साथ साथ स्लाइड्स आगे पढ़ रही हूँ। अच्छा ठीक, इसमें प्रिंसिपल क्या है ऑडियोमेट्री में? हेडफोन जो है ये बेसिकली हम प्योर टू ऑडियोमेट्री के बारे में ही मजीद पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल इसके ये है कि हेडफोन जो है वो अप्लाई किए जाते हैं सब्जेक्ट्स यानी पेशेंट के या बच्चे के कानों पे, एंड एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज आर चेक्ड, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जो है साउंड जो है वो चेक की जाती है। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इसमें हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 पे है जी सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें मतलब पेशेंट या बच्चा होना चाहिए। नंबर 2 पे है कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए हमारे पास जिसपे वो पेशेंट बैठ के जो है कंफर्ट फील करे। और नंबर 3 पे है जी रेड एंड ब्लू मार्कर्स होने चाहिए। ये रेड एंड ब्लू मार्कर्स जो हैं वो ऑडियोग्राम के ऊपर डिफरेंट किस्म की इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है जी ऑडियोमीटर, ये एक मशीन है ऑडियोमीटर जिसके साथ हम हेयरिंग का टेस्ट करते हैं। और ऑडियोग्राम जब हम टेस्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं डिग्रीज और हर्ट्ज में, तो हम उस ऑडियोग्राम के ऊपर मार्क कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रही है स्टूडेंट्स, इस अपलोडिंग ऑलमोस्ट फाइनल। ये है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे अभी तक वो शो नहीं हो रही, मेरे पास डन नहीं हुई है, अब शो होगी। इट्स जनरेट वॉइस ब्रेक हो रही है। लेट मी चेक। आप में से ज्यादातर लोगों ने कमेंट किया कि आवाज ब्रेक हो रही थी। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑडियोमेट्री इज अ प्रोसीजर व्हिच इज परफॉर्म टू मेजर एक्टिविटी एंड आल्सो टू डिटेक्ट हेयरिंग डिसेबिलिटीज। बेसिकली ऑडियोमेट्री जो है वो हमारी हेयरिंग एक्टिविटी को और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है की जाती है। नेक्स्ट है जी ऑडियोमेट्री की डेफिनेशन दी गई है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या हुआ, ये कुछ ओवर राइटिंग हो गया स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मेरे पास ये स्लाइड्स बिल्कुल ठीक है।
ये सिर्फ एक स्लाइड में हुआ मे बी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, इट इज मोर प्रिसाइज देन ट्यूनिंग फोक टेस्ट। जैसे हमने कल एक पढ़ा था कि ट्यूनिंग फोक टेस्ट की निस्बत जो है ये ज्यादा प्रिसाइज होती है, मतलब टू सम एक्सटेंट इसको हम कह सकते हैं कि शॉर्ट होती है, या इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा रिकॉग्नाइज होते हैं ओवरऑल इन द वर्ल्ड। ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है बेसिकली। स्टूडेंट्स आपने सेकंड आपका आई थिंक सेकंड सेमेस्टर है, आपने रिसर्च में शायद फर्स्ट सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस पढ़ी होंगी, जो रिसर्च की दो अप्रोचेस हैं, जिसमें हमारे पास एक में डेटा जो होता है क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव में हमारे पास जो डाटा है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है या अल्फा फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसको कोडिंग करना मुश्किल हो जाती है, जबकि क्वांटिटेटिव में हमारे लिए कोडिंग करना आसान हो जाती है। सो ऑडियोमेट्री का जो हमारा टेस्ट है आज का, हम प्योर टू ऑडियोमेट्री पर फोकस करेंगे। वो बेसिकली एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है, उसमें हमारे पास कंफर्म वैल्यूज आती हैं, जिसके बाद जो है हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है या हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो है हेयरिंग एक्विटी का लेवल और जो उसका हेयरिंग लॉस का लेवल है वो कौन सा है। और ये हमेशा ऑडियोमीटर से होता है, ऑडियोमीटर के बगैर ये टेस्ट नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रही, मैं आपके कमेंट्स जो है वो बिल्कुल लास्ट में चेक देखूंगी। अच्छा जी, इसमें हेयरिंग एक्टिविटी सिंपल आम अल्फाज में हेयरिंग एक्टिविटी से मुराद ये है कि इंसानी कान जो है मिनिमम जिस लेवल पे सुन सकता है। जैसे कल मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो नॉर्मल हेयरिंग का लेवल है वो कितना है, आप लोगों ने ज्यादातर ने 0 से 20 बताया था। मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा था कि -10 to +15 dB तक है। So hearing acuity means the lowest level of intensity at which a person can hear a particular frequency। कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहे वो हाई लेवल की है या लो लेवल की है, या कोई भी अगर हम उसको म्यूजिक टोन या इसके अलावा कोई सिंगल जो टोन है, मतलब उसमें कोई मिक्सचर ना हो, सिंगल उसमें फ्रीक्वेंसी हो और उसको हम यूज करें, तो जब हमारा काम एक मिनिमम लेवल पे जब एक साउंड सुन सकता है तो उसको हम कहेंगे हेयरिंग एक्विटी। इसका प्रिंसिपल रूल क्या है? हेडफोन्स आर अप्लाइड टू सब्जेक्ट्स ईयर्स एंड एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज आर चेक। अगेन वही चीज है जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हेडफोन्स जो है वो हम कानों पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जो है हम डिफरेंट इंटेंसिटीज पर हेयरिंग जो लेवल है डिस्टेबिलिटी का या हेयरिंग लॉस का जो लेवल है उसको चेक करते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? सबसे पहले तो है जी, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब एक पेशेंट होता है, चाहे वो अडल्ट हो, अडोलसेंट एज का हो या बच्चा हो। कंफर्टेबल चेयर इसमें एक जो है, आपने पेशेंट को एक कंफर्टेबल चेयर पे बिठाना है, वो मे बी वो फर्स्ट टाइम आया हो आपके पास, आपने कंफर्ट जोन जो है वो प्रोवाइड करना है। रेड एंड ब्लू मार्कर्स ये बेसिकली ऑडियोग्राम के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए हैं कि आप राइट ईयर और लेफ्ट ईयर के दरमियान जो है वो फर्क कर सकें। उसके बाद ऑडियो मीटर होना के लिए बहुत जरूरी है। अगली एक तस्वीर में आप देखेंगे ऑडियो मीटर को भी, और उसके अलावा ऑडियोग्राम होना जो है, ऑडियोग्राम बनाना सॉरी बहुत जरूरी है। मतलब ऑडियोग्राम की मदद से ही हम जो है ये वाज़ह कर सकते हैं कि जो हेयरिंग लॉस का लेवल है वो कितना है। सो ये है जी एक ऑडियोग्राम की तस्वीर है। ऑडियोग्राम में विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी तब्दीली आई है। ये एक पुरानी तर्ज का है जो हमारे पास है, जो डिफरेंट स्कूल्स में है वो कुछ डिफरेंट है इसकी निस्बत, और इसको कॉस्ट है वो मेरे ख्याल से अभी जो है 6-7 लाख का, क्योंकि जब पुराने जब ये खरीदे गए थे तब ये 4 to 5 लाख तक आते थे और मे बी अप टू 8 to 10 तक जो है वो बढ़ गई हूँ। तो जी ये ऑडियो मीटर है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये दो डिफरेंट तरह के ये बटन्स हैं। इसकी मदद से जो है हम इसके साथ हेडफोन्स वगैरह अटैच होते हैं। इसकी मदद से जो है हम डिफरेंट इंटेंसिटी की जो साउंड वो जो है पेशेंट को या हमारे सब्जेक्ट को वो देते हैं, और उससे फिर हमें आइडिया होता है कि किस पर्टिकुलर लेवल पे उन्होंने सुना, और उसके बाद फिर हम जो है ऑडियोग्राम बनाते हैं और बताते हैं कि हेयरिंग लॉस का लेवल कितना है। पार्ट्स ऑफ ऑडियो मीटर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको पता चले। मैं इसको जूम कर रही हूँ स्टूडेंट्स। एक है जी आउटपुट सिलेक्टर स्विच, और ये है इंटेंसिटी नॉब, मतलब इसकी मदद से हम इंटेंसिटी कम करते हैं ज्यादा करते हैं।
ये हमारे जी टोन इंटरप्रेटर, और एक है जी ये हमारे पास बैटरी इंडिकेटर है। हमें मतलब इसकी चार्जिंग का लेवल अगर कुछ मेरा ख्याल है कुछ तो है वो इलेक्ट्रॉनिक, ज्यादातर जो है वो बैटरी उनकी चार्ज होती है, उससे हमें आइडिया होता है जैसे मोबाइल में बैटरी चार्ज होती है। और ये है जी फ्रिक्वेंसी नॉब जिसे हम फ्रिक्वेंसी, और ये है जी आउटपुट सिलेक्टर स्विच, मतलब हम जो साउंड वगैरह दे रहे हैं वो उस हवाले से। ये है जी हेडफोन है जो कानों पे प्लेस किए जाते हैं, और ये है जी इसके साथ अडेप्टर। ये है ऑडियोग्राम, जैसे कल भी हमने इसके बारे में ऑडियोग्राम जो है इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटी व्हिच आर ऑडिबल टू सब्जेक्ट। ऑडिबल मतलब जो सुनी जा सकती है, मतलब आप फर्ज करें कि हमने स्टार्ट किया है मे बी 1000 हर्ट्ज पे, एक जो पेशेंट है या सब्जेक्ट है उसने सुन लिया, या 800 पे सुन लिया, या 2000 पे के उसने सुना, तो हम उन पर्टिकुलर इंटेंसिटीज के लेवल पे जो है मार्क करते जाते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका ग्राफ, जैसे आप लोग अपने मैथमेटिक्स में आप लोग ग्राफ बनाया करते थे, इसी तरह से फिर यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेवल था, और उसके बाद फिर हमें हेयरिंग लॉस का अंदाजा हो जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है, ये थोड़ी सी स्लाइड जो है इस पे ओवर राइटिंग हुई है। आस्क द सब्जेक्ट टू कंफर्टेबली सिट ऑन अ चेयर। हम पेशेंट को या उस इंडिविजुअल को जिसकी हम करनी है, हम उसको ये कहते हैं कि वो चेयर पे जो है कंफर्टेबली जो है वो बैठ जाए। आई थिंक मुझे क्लास छोड़ देनी चाहिए, आप लोगों की आपस में कन्वर्सेशन जारी है, तो फिर मेरा क्लास पढ़ाने का यहाँ पे फायदा नहीं है। फिर बेहतर ये है कि आप लोग एक दूसरे से ही अपना नॉलेज शेयर कर लें। अगर आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज है, अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज है, तो आज आप मेरी जगह पे होते और मैं आपकी जगह पे क्लास में बैठ के सुन रही होती। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स बता रहे हैं, मैंने अभी चेक किए हैं, मैं पहले चेक नहीं कर रही थी, आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को आंसर दे रहे हैं। दैट्स नॉट द राइट थिंग। ओके जी, इसका प्रोसीजर ये है, आस्क द सब्जेक्ट टू सिट कंफर्टेबली ऑन अ चेयर। पे हम अपने पेशेंट को या इंडिविजुअल को कहते हैं कि वो कंफर्टेबल बैठ जाए, वो कंफर्टेबल फील करे। उसके बाद हम उसको जो है हेडफोन जो है वो उसके कानों पे प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद जो है मैं इसकी करेक्शन करवा देती हूँ। जो यहाँ पे मसला आ रहा है स्लाइड में, मैं इसकी मेरे पास जो ओपन है मैं उधर से देख के इसकी आपको करेक्शन करवा देती हूँ। बात है जी नंबर 2 जो लाइन है, एक्सप्लेन द फुल प्रोसीजर टू सब्जेक्ट। हमने अपने पेशेंट को बताना है। आप देखिए कि कोई भी चीज हम किसी पे अप्लाई करने से पहले हम उसका जो प्रोसीजर या मेथड है वो उसको पेशेंट को लाजमी हम बताते हैं। इवन अगर किसी ने फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी वगैरह होनी हो, तो भी जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनको थोड़ा सा बताते हैं ताकि उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आ सके, या अगर किसी किस्म का उनको खौफ है, डर है, वो दूर हो जाए। प्लेस द हेडफोन ऑन द सब्जेक्ट ईयर्स, इसमें हमारे पास वो क्या है कि रेड जो है वो राइट ईयर पे प्लेस करें और ब्लू जो है वो लेफ्ट पे करें। आस्क द सब्जेक्ट टू रेज हिज राइट हैंड, उसको कहा जाता है कि वो अपना राइट या लेफ्ट हैंड जो है वो रेज करेगा व्हेन ही और शी लिसन टू साउंड, जब उसको आवाज आएगी। फिक्स द फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज लाउडनेस, हम फ्रीक्वेंसी को जो है फिक्स कर लेते हैं, और उस पे फिर हम जो है लाउडनेस जो हम म्यूजिक देते हैं या टोन या कोई भी हम उसको दे रहे हैं, इनपुट अपना दे रहे हैं, तो वो हम जो है उसको फिक्स करते हैं। जी व्हेन सब्जेक्ट रेज हिज और हैंड नोट दैट लाउडनेस, जब वो सब्जेक्ट या हमारा पेशेंट या बच्चा जब वो किसी पर्टिकुलर अपना हैंड रेज करता है, तो हम जो है उसको नोट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर साउंड पे कि इसने इस लेवल पे आवाज सुन ली। ठीक है।
अब आप देखें इसकी एक रीज़न मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है कि ज़्यादातर हम अपने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की हियरिंग असेसमेंट करते हैं। तो मे बी कि क्योंकि वो बोल के नहीं बता सकते या हम विदाउट इंटरप्शन एक टेस्ट को स्मूथली रन करने के लिए जो है हम ये कहते हैं कि वो अपना हाथ जो है वो रेज़ करके बताएँ कि जी हमने इस लेवल पे ये आवाज़ सुनी है। उन्होंने मिनिमम की अगर जो है उनका उन्होंने आवाज सुनी है किसी भी कान में, चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो उस सूरत में उसको हम कहते हैं कि वो अपना हाथ रेज करेगा। अगर नहीं सुनेगा तो हैंड रेज नहीं करेगा। नाउ डिक्रीज द लाउडनेस बाय 5 dB एंड देन इंक्रीज बाय 5 dB फॉर कंफर्मेशन। हम एक तरीकाकार इसमें ये होता है, इसमें 5 डाउन 10 अप हो सकता है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है लेकिन इसमें 5 और 10 का डिफरेंस भी आ सकता है। इसका तरीकाकार ये है कि अगर एक खास साउंड पे पेशेंट ने या किसी इंडिविजुअल ने या सब्जेक्ट ने आवाज सुन ली, हम उसको डिक्रीज करते हैं 5, मतलब उससे 5 डेसिबल नीचे आते हैं। देन हम जो है उसको कहते हैं कि बताएं कि अब उसको आवाज आई है। वो बच्चा या पेशेंट अगर कहे नहीं जी अभी मुझे आवाज नहीं आई, तो हम उसको फिर इंक्रीज करते हैं 10 dB या 5 dB फॉर कंफर्मेशन कि क्या वाकई में ही उसने पहले वाली डिग्री पे आवाज सुनी थी या नहीं। सॉरी 10 dB नहीं करेंगे, 5 dB ही करेंगे, क्योंकि हम कंफर्मेशन करना चाह रहे होते हैं उस पर्टिकुलर लेवल की कि जी इसने वाकई आवाज सुन ली थी। ब्रिंग द लाउडनेस नोब बैक टू 0 dB मार्क। उसके बाद जो है हमारी जो लाउडनेस नोब है जो हमारे ऑडियोमीटर पे होती है, उसको हम दोबारा 0 डेसिबल पे ले जाते हैं। चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड अगेन इंक्रीज द लाउडनेस। उसके फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और उसके बाद फिर हम लाउडनेस पर आते हैं। मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम एक साउंड को लाउड करके भी पेशेंट को दे सकते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या उसको आवाज आई है या नहीं। चेक रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जी हम रिस्पॉन्स को चेक करते हैं अपने सब्जेक्ट के फ्रीक्वेंसी के लेवल्स पे। रिपीट द प्रोसीजर फॉर बोथ ईयर्स, और राइट और लेफ्ट के लिए ये प्रोसीजर जो है हम रिपीट करते हैं। इसमें प्रिकॉशंस क्या है, कुछ कुछ इसमें एहतियातें हैं, वो हमारे पास क्या क्या है हम वो देखते हैं। एक है जी पेशेंट मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द प्रोसीजर। सबसे पहले जब आपने इस प्रोसीजर को स्टार्ट करना है तो आपने पेशेंट या उस बच्चे को या इंडिविजुअल को लाजमन उस प्रोसीजर के बारे में पूरा बताना है, उनको उसको हदायत देनी है, वरना फिर आप जो है रिलायबल रिजल्ट्स जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। रूम शुड बी सॉरी रूम शुड बी साउंड प्रूफ एंड क्वाइट। कोशिश ये करनी चाहिए कि रूम जो है जिसमें आप ये कर रहे हैं उसमें साउंड प्रूफ हो और शोर ना हो। Glasses, earrings and any other metallic objects if present should be removed. अगर पेशेंट कोई लड़की है, उसने कोई ग्लासेस पहने हैं, इयररिंग्स हैं या कोई और मेटालिक ऑब्जेक्ट पहनी है, तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इन मेटालिक ऑब्जेक्ट की वजह से भी जो है नॉइस क्रिएट हो सकती है। जैसे जब अगर एक फीमेल है तो हैंड रेज करेगी, तो अगर उसने कोई बैंगल्स वगैरह पहनी हुई है तो उन मेटालिक ऑब्जेक्ट की वजह से भी शोर होगा, जिसकी वजह से जो हम एक्चुअल साउंड दे रहे हैं उसके सुनने में, कंफर्मेशन करने में या उसकी एक्यूरेसी में हमारे पास डाउट आ सकता है। उसके लिए आपके रूम में बिल्कुल खामोशी होना बहुत जरूरी है। हियरिंग एड इफ प्रेजेंट शुड बी मूव। अगर आपके जिस बच्चे का आप वो टेस्ट कर रहे हैं या अगर कोई एडल्ट है उसने हियरिंग एड यूज करता है वो, तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि आप अंडरस्टूड से हियरिंग एड रिमूव नहीं होंगे, चाहे वो इन द एयर है या बिहाइंड द एयर है या बॉडी वॉर्न है। अगर वो स्पेशली इन द एयर भी है तो रिमूव नहीं होंगे। जो है हमारे टेस्ट की क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुली। द सब्जेक्ट शुड नॉट फेस द फ्रंट पैनल ऑफ द ऑडियोमीटर। वो कह रहा है कि सब्जेक्ट को जो है ऑडियोमीटर के फ्रंट पैनल के ऊपर नहीं बिल्कुल बिठाना चाहिए, फेस नहीं करना चाहिए। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अभी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, डोंट नो फिर आवाज में प्रॉब्लम ना हो रही हो। आवाज क्लियर, मैं फिर चेक कर ले। ओके जी, अब बताइएगा। हेडफोन मस्ट बी अप्लाइड रेड टू राइट एंड ब्लू टू लेफ्ट। हेडफोन जो है वो हमें प्रॉपर्ली अप्लाई करना पड़ेगा। रेड जो है हमें राइट ईयर पे
और ब्लू वन जो है वो लेफ्ट ईयर पे, लीड्स मस्ट बी प्रॉपर्ली अटैच लेफ्ट टू राइट एंड ब्लू लीड्स में जो है उस हेडफोन की अटैच हों। तो कुछ बेसिकली ये जो टेस्ट होता है डिफरेंट जगहों पे ऑडियोलॉजिकल क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे ये परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा जी, इसमें कंडीशंस हैं क्लिनिकल पॉइंट्स के लिए। कंडीशंस है फॉर नॉर्मल हेयरिंग का हमारे पास ये है 18 to 25 ईयर्स। स्लाइड कुछ ओवर राइट हुई है। यहाँ पे जो है लिखा गया है कंडीशन फॉर नॉर्मल हेयरिंग में हमारे पास ये है कि 18 से 25 साल की एज में नो डेफनेस बिफोर दिस एज, नो वैक्स इन द एयर, नो एक्सपोजर टू नॉइस। अब नॉर्मल हेयरिंग के लिए हमारी कंडीशन ये है कि पेशेंट की एज अगर 18 से 25 साल है तो उस एज से पहले उसको कोई डेफनेस ना हो, उसके कान में जो है किसी किस्म की कोई एयर वैक्स ना हो, या जो है उसको कोई ऐसा एक्सपोजर ना हो नॉइज से। जैसे कुछ लोग डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह काम करते हैं, बहुत ऊंची आवाज में जो है मशीनरी चलती है, या जैसे ट्रैफिक वार्डन लोग हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि उस उसमें हमारे पास जो कंडीशन नॉर्मल हेयरिंग की होगी। वो देखें स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक सो कि इंटरनेट की वजह से ही है, कुछ जगहों पे वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। व्हाट कैन आई डू नाउ? मैंने अपनी तरफ से वॉल्यूम फुल करने की कोशिश की है। लेट मी चेक अगेन। ओके जी, डिग्रीज ऑफ नॉर्मल हेयरिंग यहाँ पे बताई गई हैं। सॉरी, डिफरेंट डिग्री हेयरिंग की। ये आप लोगों को पता है, इसको हम डिटेल से नहीं स्टडी करेंगे। साउंड इंटेंसिटीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है साउंड इंटेंसिटीज बताई हैं। अच्छा जी, आपको जैसे कि पता है कि हम साउंड को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डीबी है वो 140 है। इसमें हमारे पास है जी डिफरेंट इंटेंसिटी का लेवल कितना होता है। वो कहता है कि जब हम विस्पर करते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग जो है वो हमारे पास 0 है। जब हम करते हैं वो हमारे पास 20 डेसिबल है। टिपिकल रूम में वो कहता है कि जो साउंड इंटेंसिटी का लेवल होता है ना, टिपिकल रूम से, कि आप अगर किसी रूम में सुन के कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो उस टिपिकल रूम के अंदर हमारे पास जो लेवल है वो 40 डेसिबल होता है। इसके बाद नॉर्मल कन्वर्सेशन में हमारे पास जो साउंड का लेवल है वो हम 60 डीबी में मेजर उसको करते हैं। उसके बाद जैसे कि बिजी स्ट्रीट है, अगर आप किसी इन्वायरमेंट में है, बिजी स्ट्रीट कॉर्नर है, वहाँ पे जो साउंड इंटेंसिटी का लेवल है वो 80 डीबी होता है। अगर आप किसी ट्रेन स्टेशन पे है, वहाँ पे जो साउंड इंटेंसिटी का लेवल है वो 100 डेसिबल होता है। और अगर आप किसी जेट प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, या आप उसके नियर बाय किसी जगह पे खड़े हैं, तो वहाँ पे साउंड इंटेंसिटी का लेवल 110 होता है। और जिस तरह से थंडर वॉइस होती है लाइक क्लाउड्स की, वो जो साउंड इंटेंसिटी का लेवल है वो 120 होता है। और इसी तरह से जो है रॉक बैंड है, या एम्पलीफाइड एट क्लोज रेंज, इसमें हमारे पास जो साउंड इंटेंसिटी का लेवल है वो 140 होता है। ये डिफरेंट एग्जांपल दी है, ये आप लोगों को पॉइंट्स जो है ये याद रखने चाहिए। जी, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिजीजेज हैं। डिजीजेज को एसोसिएट किया है डिग्रीज ऑफ और टाइप्स ऑफ हेयरिंग। हमने कल भी इसको स्टडी किया। कंडक्टिव डेफनेस है, इट इज द डिफेक्ट इन द कंडक्शन ऑफ साउंड in the inner ear, or it is mainly caused by wax or any damage to eardrum. बेसिकली कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, यहाँ पे इनर ईयर नहीं आना था, सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलती से लिखा गया है, टाइपिंग एरर है। कंडक्टिव डेफनेस उस वक्त होती है जब हमारे आउटर ईयर की जो हमारी कैनाल है, और उधर से जब वो मिडल ईयर में आती है, उसका जो कनेक्शन है, या जो 3 हड्डियां जिनको ऑसिकुलर चेन कहते हैं, वहां पे अगर उस पाथवे में कोई, या ईयर ड्रम जो कि हमारा आउटर ईयर से वो मिडल ईयर में ओपन हो रहा है, जिसको ड्रम हेड भी कहते हैं, वहां में उस हिस्से में कोई मसला हो,
तो जी, थैंक यू सो मच मैम। स्टूडेंट्स, डॉक्टर हिना नूर इज देयर, शी इज द कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर 683। आप उनका कमेंट रीड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वो कह रहा है कि कंडक्टिव डेफनेस जो है उस सूरत में होती है, इट इज मेनली कास्ड बाय द वैक्स और एनी डैमेज टू ईयर ड्रम। ये कंडक्टिव हेयरिंग डेफनेस का ऑडियोग्राम है। इसको हम एलेबोरेट जो है नेक्स्ट, जब हम ऑडियोग्राम को रीड करने और उसको इंटरप्रेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो तब हम इसको डिटेल से अभी ये कुछ तस्वीर जो है वो चूंकि कॉपी पेस्ट की गई है तो थोड़ी सी विजिबल इसको होने में थोड़ा सा इशू है, आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद है जी सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस, इट इज अ डिफेक्ट इन विच देयर इज अ डैमेज टू कॉक्लियर हेयर। बेसिकली ये इनर ईयर का ही, जैसा कि मैंने कल आपसे क्विज में भी इसका क्वेश्चन पूछा था कि इनर ईयर में अगर कोई खराबी हो जाए या कोक्लिया में कोई डैमेज हो जाए तो उस वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। और इसमें जो है इट इज मेनली काज बाय डैमेज टू 8 नर्व और ऑडिटरी पाथवेज। हमारी 8 नर्व जो कोक्लिया के साथ अटैच है, जो हमारे इनर ईयर में होती है, जो कि हमारे ब्रेन से अटैच्ड है, वो उसमें अगर कोई डैमेज आ जाए उसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है जो सिवियर टू प्रोफाउंड लेवल में, ये क्योरेबल नहीं है। इन केस अगर इसको आपने क्योर करना है तो कोक्लियर इम्प्लांटेशन की जाती है, एक डिवाइस है जो कान में इंसर्ट की जाती है बाय ऑपरेशन। उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे डिटेल से। जी स्टूडेंट्स, ये ऑडियोग्राम है फॉर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के लिए। माइल्ड डेफनेस के लिए ये ऑडियोग्राम है और मॉडरेट डेफनेस के लिए ये ऑडियोग्राम है। सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस ये एक और कैटेगरी है, शायद आप में से बहुत से लोगों को इसका पता हो ऑलरेडी। इन दिस कंडीशन द हेयरिंग लॉस इज ऑलमोस्ट सेम इन बोथ ईयर्स। सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस में क्या होता है कि दोनों कानों में जो हेयरिंग लॉस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, उसमें कोई जो है फर्क नहीं होता है इतना खास। सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस बेसिकली ऐसा हेयरिंग लॉस है जो कि एज के बढ़ने के साथ साथ जो है बढ़ता है। मतलब लाइक जैसे ओल्ड एज के लोगों को सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस जो है वो हो सकता है। नहीं सॉरी, मैंने मिक्स कर दिया है, मैंने सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बोल दिया है। सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस जो है बेसिकली ये कोई भी हो सकता है, कंडक्टिव हो सकता है, सेंसरी न्यूरल हो, मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके राइट और लेफ्ट ईयर दोनों में सेम डिग्री हो, उसको हम सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस कहेंगे। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट टर्मिनोलॉजी सेम होने की वजह से मैंने ये लाइन बोली। ऑडियोग्राम है जी सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस में। अदरवाइज अगर कोई पेशेंट है, कोई सब्जेक्ट है, उसका हो सकता है कि राइट ईयर में जो है उसका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो और लेफ्ट ईयर में उसका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो। सो सिमेट्रिकल तब होता है कि राइट में भी और लेफ्ट में भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो। नेक्स्ट है जी ये ऑडियोग्राम है, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस से मुराद ये है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि दोनों कानों में जो हेयरिंग लॉस का डिफरेंट डिग्री जो है वो डिफरेंट होती है या उसकी टाइप डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है उसके राइट ईयर में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है और लेफ्ट में जो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, मतलब आपने हो सकता है इंटर्नशिप के दौरान ऐसे बहुत से बच्चे देखे हों जिनको एक कान से तो कुछ ठीक सुनाई देता है लेकिन दूसरे कान से बिल्कुल जो है उनको कोई आवाज नहीं आती। जो उनकी जिस कान में रेजिडुअल हेयरिंग है हम उसको यूज करते हैं क्लास में। हम एक तो कोशिश ये करते हैं कि उनको हम फ्रंट पे बिठाएं, जहाँ पे टीचर खड़ा है उनके जिस कान में रेजिडुअल हेयरिंग है, मतलब जहाँ उनको थोड़ी बहुत आवाज आती है, एक टीचर की आवाज जो है उनके और वो जो है इजीली जो है वो उस कान से टीचर की आवाज को जो उनके लिए अंडरस्टैंड हैं, या टीचर जब लाउड बोलता है वो उनको सुन। तो ऐसे बच्चों की रेजिडुअल हेयरिंग को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए और इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि उनके उस कान पे हेयरिंग एड जो है उसको प्लेस कर दिया जाए। ये ऑडियोग्राम है जी अगेन एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस का। अच्छा जी, प्रेस्बाइक्यूसिस हमने कल भी पढ़ा था, दिस इज द कंडीशन ऑफ हेयरिंग लॉस ड्यू टू इंक्रीजिंग एज। यही मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया था, अभी एसिमेट्रिकल के साथ ये थोड़ा मिक्सअप हो गया था।
जब एज फैक्टर की वजह से किसी को हेयरिंग लॉस हो जाए, जैसा कि आपने अपने अपनी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको एज बढ़ने की वजह से 60 प्लस 70 प्लस या 80 प्लस में अक्सर लोगों को ऊंचा सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तो उनको भी आला समात की जरूरत होती है, तो उसको हम कहते हैं जी प्रेस्बाइक्यूसिस। ये उसका ऑडियोग्राम है जी। उन लोगों की भी ऑडियोमेट्री हो सकती है, प्योर टून ऑडियोमेट्री। नॉइस इंड्यूस्ड डेफनेस, ये भी कल वाला पॉइंट है, हमने इसको पढ़ा था और मैंने इससे रिलेटेड आपसे क्विज भी किया था कि जब ऐसे लोग जो नॉइज वाली प्लेसेस पे वो जॉब करते हैं, एक टाइम आता है कि उनकी हेयरिंग पे इसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। माहिरीन ये कहते हैं कि उन लोगों को कुछ जो है प्रिकॉशनरी मेजर चाहिए, जैसे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, अगर वो कोई स्पेसिफिक इस तरह से सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर लें, अपने कानों पे कुछ ऐसे आजकल तो जैसे टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर लिया है, वो कुछ ऐसे हेडफोन्स पहन लें जिससे जो है नॉइस के जो इंटेंसिटी लेवल है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए, तो उनकी जो कुव्वत समात है उस पर इसके नेगेटिव असरात कम हो सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और है ओटोसिक्लोरोसिस, ऑल्सो कॉल्ड द मिडल ईयर सिक्लोरोसिस। इसको मिडल ईयर सिक्लोरोसिस भी कहते हैं। इट इज द हेरिडिटरी डिसऑर्डर, मतलब ये आपको विरासत में मिलता है, जेनेटिक में। देयर इज फाइब्रोसिस इन मिडल ईयर कैविटी फ्रॉम स्टेपिस। जो मिडल ईयर में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस इनकस स्टेपिस, उसमें जो है फाइब्रोसिस, मतलब फाइब्रोसिस की तरह जैसे फाइबर सा एक बन जाता है, लाइक एक झिल्ली टाइप हो जाती है। इन मोस्ट केसेस देयर इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे ओवर राइटिंग हुई है, मैं आपको बताती हूँ इसकी करेक्शन करके कि इसमें क्या आएगा, आप बेशक वो नोट डाउन कर लें पॉइंट्स। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ फाइब्रोसिस इन मिडल मिडल ईयर कैविटी। मिडल ईयर कैविटी में जो है वो फाइबर लाइक मटेरियल हो सकता है, मे बी कोई फ्लूइड हो। इन सम केसेस देयर इज अ बोनी आउटग्रोथ फ्रॉम स्टेपिस, सो द फुट प्लेट बिकम्स स्टिफ। सम केसेस में जो है बोनी आउटग्रोथ फ्रॉम स्टेपिस, स्टेपिस की आउटग्रोथ हो सकती है, जो 3 हड्डियां आपस में मिली हुई हैं हमारे मिडल ईयर में, मेलियस इनकस स्टेपिस, उनमें से किसी एक बोन की आउट ग्रोथ हो सकती है या डीफॉर्मेशन हो सकती है। उस वजह से भी जो है ये ओटोसिक्लोरोसिस हो सकता है। देयर इज नो कंडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू इनर ईयर। और उसमें ये होता है कि जो कंडक्शन ऑफ साउंड है, यानी साउंड का जाना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स उसको कहते हैं, आई थिंक सो, ड्रम हेड है, ये हमारा ईयर ड्रम है। वहां से जो इनर ईयर तक साउंड है, फिर वो इस सूरत में नहीं जा पाती। जी स्टूडेंट्स, ये उसका ऑडियोग्राम है और यहाँ पे हमारा ये यूनिट जो है वो खत्म हो गया है। अभी जो है आप लोगों के कमेंट्स मैं रीड करूंगी, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि इसके दौरान